हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्रॉप्स के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और प्रोसेस और टूल्स के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। पिछली क्लास में हमने मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डीकम्पोजिशन से बनते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल करके बनते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में पहला पॉइंट है कि फर्टिलाइज़र क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये कैसा है, एक इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि इसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता और इसे कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में। वहीं मैन्योर की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट। मैन्योर्स जो है हम कहाँ बनाते हैं, किसका यूज करके बनाते हैं, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन्स के वेस्ट में और फार्म वेस्ट में और साथ में काऊ डंग यानी गाय के गोबर में, गोबर, इन चीज़ों का यूज करके, यानी हम ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं जो डिकम्पोज हो जाए, जो नेचर में एक तरह से हम उन्हें वो डिकम्पोज हो जाए, वो सड़ जाए और वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं मैन्योर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ होगा, फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइजर्स को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन फार्म्स। और मैन्योर्स को कहाँ बना सकते हैं, हम फार्म्स में बना सकते हैं, यानी अपने खेत में भी हम इसे बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एडेड कंपैरेटिवली इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। फर्टिलाइजर्स को जो है हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, हम मैन्योर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स को हम बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इन चीज़ों का हम बहुत कम यूज करते हैं, जैसे 50 किलो, 100 किलो, 1 बोरी, 2 बोरी, ऐसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैन्योर्स जो है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि कई ट्रैक्टर्स की ट्रॉली हम मैन्योर्स जो है वो अपने खेत पे डालते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया। एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट इज़ लेस। और मैन्योर्स जो है उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, यानी कि यदि आप एक सेम क्वांटिटी आप फर्टिलाइज़र लेंगे और सेम क्वांटिटी आप मैन्योर लेंगे तो जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है वो मैन्योर्स में कम रहेगा और फर्टिलाइजर्स जो है उसमें ज़्यादा रहेगा न्यूट्रिएंट की मात्रा। इसके बाद फर्टिलाइज़र क्या है, डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। और फर्टिलाइजर्स जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, उनमें सॉल्ट्स रहता है, वो क्या है, सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। जबकि मैन्योर क्या है, मैन्योर प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। और मैन्योर्स जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमस का मतलब हुआ कि जब भी पेड़ों की पत्तियाँ जब भी ज़मीन पर गिरती हैं, आसपास के सूखे पौधे, जब ये सारी चीज़ें सड़ जाती हैं और वो खाद का रूप ले लेती हैं एक तरह से, तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत समय तक पत्तियां ऐसे ही पड़ी रहती हैं तो ह्यूमस में, यानी कि वो ब्राउन कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और वो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ये रहा हमारा डिफरेंस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज करने पर हमें क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। पहला तो पॉइंट है कि पॉल्यूशन इफ़ एक्सेसिव यूज़। यदि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, यानी कि हमें इसे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो मिट्टी हमारी बंजर हो जाएगी, यानी उसमें फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना चाहिए। चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल। और सॉइल की जो पीएच है उसे भी
फर्टिलाइजर्स जो हैं चेंज कर देते हैं। यानी कि आपके प्लांट्स को, आपकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक लिमिटेड पीएच चाहिए, एक ऑप्टिमम पीएच, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो यदि आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो आपकी जो सॉइल की न्यूट्रिएंट और पीएच की लेवल है वो चेंज हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि लीविंग द लैंड फॉलो, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ। लीविंग द लैंड फॉलो, इसका मतलब हुआ कि व्हेन द लैंड इज लेफ्ट फॉलो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द लैंड replenishes इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ। फॉलो का मतलब हुआ कि आपने सुना होगा हिंदी में कि खेत को परती छोड़ देना। खेत इस साल परती है, यानी कि इस साल हमने उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई, तो उससे होता क्या है कि खेत में जो है न्यूट्रिएंट्स जो बार बार क्रॉप्स कंज्यूम कर रही थी तो वो लॉस हो रहे थे। न्यूट्रिएंट लगातार यदि कृषि करेंगे, यदि आप एग्रीकल्चर करेंगे अपनी खेत पर अपने, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जब आप खेत में कुछ भी नहीं उगाएंगे, यानी आप लीव द लैंड फॉलो, यानी आप उसे परती छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं उगाएंगे, उससे होगा क्या कि द लैंड रिप्लेनिशेस इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय इटसेल्फ। यदि आप कुछ वक्त तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो उससे होगा क्या कि आपकी जो सॉइल की न्यूट्रिएंट है वो पहले जैसी वापस आ जाएगी। जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए थे, नुकसान हुआ था, जो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे, वो रिकवर हो जाएंगे और सॉइल जो है आपकी फर्टाइल हो जाएगी। दिस लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर अगेन, और इस लैंड को, इस खेत को आप फिर से एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ। क्रॉप रोटेशन का मतलब हुआ कि आप लगातार एक ही तरह की फसल को ना उगाएं। इससे होगा क्या कि तरह तरह की फसल नहीं उगाएंगे आप, तो न्यूट्रिएंट्स की जो साइकिलिंग है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और आपकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे सॉइल में। इससे आपका यील्ड कम होगा। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब हुआ इट इंश्योर्स दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली, यानी कि ये इंश्योर करता है क्रॉप रोटेशन कि आप सेम क्रॉप को लगातार, आप हर साल बहुत लंबे टाइम तक लगातार वही क्रॉप को आप ना लगाएं, और एंड लीड टू द इरोजन ऑफ सॉइल एंड फर्टिलिटी। और यदि आप क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा और आपकी फर्टिलिटी सॉइल की लूज़ हो जाएगी, यानी कि आपकी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहेगी, वो बंजर हो जाएगी, वो उसमें सॉइल में उर्वरक क्षमता नहीं रहेगी। और सॉइल इरोजन का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो टॉप लेयर है सॉइल की, वो कहीं ना कहीं वो लूज़ होने लगेगी, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी, ख़राब होने लगेगी और टॉप लेयर जो है वो हटने लगेगी। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है। By growing crops that require different sets of nutrients, we can ensure that soil fertility is restored। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि आप लगातार एक ही तरह की क्रॉप्स को लगाएंगे तो न्यूट्रिएंट लॉस होगा, सॉइल फर्टिलिटी नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी सॉइल। तो इसलिए आपको अलग अलग तरह के फसल लगाने चाहिए, अलग अलग प्रकार की फसलें लगानी चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, सो दैट वी कैन इंश्योर दैट सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे, हमारी सॉइल फर्टाइल बनी रहे। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि आप जो है अपनी फसल को, अपनी क्रॉप्स को वीड्स से कैसे बचाएंगे। तो वीड्स के बारे में हम समझते हैं कि ये वीड्स क्या है। वीड्स क्या है, एक अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, यानी कि वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, आप उन्हें नहीं ग्रो करते, आप चाहते हैं कि ये ना ग्रो हो,
इसलिए हमें उन्हें टाइम टाइम पर रिमूव करना पड़ता है। वीड्स क्या हैं, वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये हमारे क्रॉप्स के साथ ना ग्रो करें। तो वीड्स को हम रिमूव करते हैं और उसके रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और ये 3 मेथड्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो वीड्स क्या करते हैं, वीड्स compete with the crops by absorbing all the water, nutrients, space and light। वीड्स क्या करते हैं, खरपतवार इसे हम बोलते हैं हिंदी में। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं। यानी कि यदि आप जो है तो आप यदि मान लीजिए कि आप 100 ग्राम न्यूट्रिएंट दिए तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है, कुछ क्वांटिटी जो है वीड्स भी कंज्यूम करेगा। यदि आपने वाटर दिया तो उसका कुछ पोर्शन जो है वीड्स भी कंज्यूम करेगा। वीड्स भी ग्रो करने के लिए वाटर यूज करेगा। तो आपकी क्रॉप्स को क्या होगा कि वाटर की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए ताकि जब भी हम कुछ भी दें अपने प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट्स दें, हम उन्हें फर्टिलाइजर्स दें, मैन्योर्स दें या वाटर दें, तो वो हमारा सारा का सारा ये चीज़ें जो है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगी वो सब कुछ प्लांट्स को ही मिले और हमारी क्रॉप्स को ही मिले, और जिससे कि हमारी ईल्ड जो है अच्छी रहे। इसलिए हमें वीड्स को टाइम टाइम पर रिमूव करते रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मेथड्स, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। पहला मेथड है टिलिंग। टिलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर के थ्रू आप जो है मिट्टी की जुताई करिए। टिलिंग इज़ अ प्रोसेस बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यानी कि जब आप मिट्टी की आप जुताई करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी वीड्स रहेंगे वो मिट्टी से उखड़ जाएंगे, जो भी प्लांट्स रहेंगे अनवांटेड वो उखड़ जाएंगे और वो किल हो जाएंगे, और हमारी जो क्रॉप्स है वो हम बाद में जब भी बीज लगाएंगे तो वो उसमें वीड्स जो है नहीं रहेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि टिलिंग। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों मैनुअल रिमूवल, यानी कि मैनुअली हम जो हैं तो वीड्स को मैनुअली रिमूव करें। पहले हमने टिलिंग के बारे में देख लिया, अब मैनुअल रिमूवल के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये फिजिकल रिमूवल है। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग देम फ्रॉम द सॉइल और चॉपिंग देम ऑफ टू ग्राउंड लेवल पीरियोडिकली। यानी कि हम हाथ से अपने मैनुअली हाथ से अपने वीड्स जो है इनको मिट्टी से उखाड़ दे और इन्हें अपनी क्रॉप्स के से बाहर फेंक दे। तो यदि आप मैनुअली करते हैं तो ये भी एक तरीका हो गया वीड्स को अपनी क्रॉप्स से हटाने का। तो ये भी एक प्रोसेस हो गई। और या तो फिर आप यदि वो बहुत ज़्यादा वीड्स जो है वो पेड़ जो हैं जो अनवांटेड है बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप उन्हें चॉप भी कर सकते हैं, यानी आप उसे ग्राउंड लेवल तक आप उसे काट भी सकते हैं। जितना आप जो काट सकते हैं, यदि मिट्टी में बहुत ज़्यादा डीप वो चले गए हैं, वो उखड़ नहीं रहे हैं आपसे, आप उन्हें चॉप भी कर सकते हैं, यानी आप उसे काट भी सकते हैं, जिससे कि वो जो है तो वो स्पेस जो है वो कम घेरे, आपकी जगह जो है क्रॉप्स में कम ले, और लाइट जो है वो कम सनलाइट जो है वो दूसरे हमारी क्रॉप्स को मिले, वो सनलाइट जो है वो ना ले। ये 2 तरीके हो गए। इसके बाद तीसरा तरीका है बच्चों वीडिसाइड्स का यूज करना, यानी कि वीडिसाइड्स यानी कि उन केमिकल्स का यूज करना जो कि हमारी वीड्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। वीडिसाइड्स जनरली मार्केट में मिलते हैं और ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं यूज्ड टू किल द वीड्स। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते, क्योंकि ये डैमेज किसको करते हैं, वीड्स को करते हैं। क्रॉप्स को तो ये हेल्प करते हैं, ना कि इसे डैमेज करते हैं। तो वीडिसाइड्स का भी यूज करके हम अपनी वीड्स को जो है तो किल कर सकते हैं और हमारी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ, तो हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, यानी कि जब क्रॉप्स जो हैं हमारी कंप्लीट ग्रो हो जाएं। जब मान लीजिए कि आप गेहूं की फसल लगाए, यदि आप की क्रॉप जो है वो येलो हो गई, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से सूख गई,
तो आप क्या समझेंगे कि हमारी क्रॉप जो है वो फसल जो है पक गई है। तो आप जब फसल की कटाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ फसलों की कटाई करना, ये इसका मतलब हो गया। अब हार्वेस्टिंग के कितने मेथड्स हैं? हमारी बुक में हार्वेस्टिंग के 2 मेथड्स दिए हैं। पहला मेथड है मैनुअल मेथड, यानी कि हम मैनुअली कर रहे हैं बिना किसी मशीन का यूज करके, और दूसरा मेथड है मशीनरी मेथड या मैकेनिकल मेथड। इसे हम मशीनरी मेथड या फिर हम मैकेनिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो मैनुअल मेथड में अ सिकल इज़ यूज्ड, यानी इसमें क्या होता है, सिकल का यूज करते हैं, यानी कि एक तरह से आप हंसिया समझ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हंसिए का यूज करके हम इसमें फसलों की कटाई करते हैं। और मैकेनिकल मेथड में हम बड़ी बड़ी ह्यूज मशीन्स का यूज करते हैं, बहुत विशालकाय बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करते हैं अपनी फसल की कटाई करने के लिए। और थ्रेसिंग का क्या मतलब हुआ, इसी से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस हैं, थ्रेसिंग और विनोइंग, कि इनका यूज करके हम अपनी फसल को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। तो थ्रेसिंग के बारे में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रास फ्रॉम काफ। थ्रेसिंग का क्या मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम काफ। काफ का मतलब हुआ जो भी सूखा पार्ट, यानी कि जो भी सूखा मटेरियल हमारी क्रॉप्स में है, जो एक तरह से आप इसे हिंदी में भूसा बोल सकते हैं, भूसा, इसे हम क्या बोलेंगे, काफ को भूसा। यानी कि थ्रेसिंग में क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स, यानी कि हम अपने प्लांट्स, जो सूखा प्लांट है उसमें भूसे को अलग कर लेंगे, और ग्रेन्स जो है हमारे दाने जो हैं हमारी फसल के, वो हम अलग कर लेंगे, इसी को हम थ्रेसिंग बोलेंगे। इट कैन बी डन मैनुअली एज वेल एज थ्रू मशीन्स, एग्जाम्पल थ्रेसर। और इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं बिना किसी मशीन्स के, या तो फिर हम इसे थ्रेसर का यूज करके भी, हम मशीन्स का यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ थ्रेसर का यूज करके। फिर एक प्रोसेस दूसरी है विनोइंग। विनोइंग क्या है, द प्रोसेस दैट सेपरेट्स ग्रेन्स फ्रॉम द काफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। दोनों ही प्रोसेस में हम भूसे से अपने दाने को अलग कर रहे हैं, ताकि भूसा जो है वो एनिमल्स के काम में आ जाए और ग्रेन्स जो है हमारे काम में आ जाए। तो दोनों प्रोसेस में ही हम एक ही चीज़ हमारा पर्पज़ है कि अपने ग्रेन्स को सेपरेट करना, लेकिन उसमें बस हम तरीके अलग अलग हैं। विनोइंग में हम विंड का यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि गांव में जब भी थोड़ी सी यदि तेज़ आंधी चली तो वहाँ पर किसान जो है वो अपनी फसल जो है उसको पंखे की हवा में या फिर नेचुरल हवा में, जब भी थोड़ी सी हवा तेज़ बहने लगती है तो उसे अपने ग्रेन्स को और भूसे को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो विनोइंग यही प्रोसेस होती है। ड्यू टू द विंड लाइटर काफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। अब ग्रेन्स जो हैं वो बीज जो हैं या दाने जो हैं हमारी फसल के, वो क्या होते हैं, वो भारी होते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं जब भी हम उसे हवा में सेपरेट करने का प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो भूसा रहता है वो दूर जो है वो उड़ के चला जाता है, तो इस तरह हमारा भूसा और दाना अलग अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। इसके बाद हम स्टोरेज कैसे करते हैं ग्रेन्स का, इसके बारे में देखते हैं। अब लास्ट में हमारा टॉपिक है स्टोरेज का, यानी कि हमारा जो क्रॉप्स है जिसे हमने हार्वेस्ट किया है, जो हमने अनाज को हार्वेस्ट किया है अपनी फसल से, उसे हम कैसे स्टोर करें, उसे हम कैसे सुरक्षित तरीके से, सेफ़ तरीके से लंबे टाइम तक के लिए हम स्टोर करें, क्योंकि स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्टोर करेंगे तो आप लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के आप कंज्यूम कर सकते हैं उन फूड ग्रेन्स को। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में, हमारी एग्रीकल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और साइलोज, यानी कि जब भी हमारा फूड ग्रेन्स हमने उसका हार्वेस्ट कर लिया तो जो भी हमारा फूड ग्रेन्स है उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, ग्रेनरीज में या कि हम साइलोज में। ग्रेनरीज का मतलब हो गया कि हम
अन्न के जो भंडार हैं, अन्न भंडार गृह, यानी कि जहाँ पर ऐसे घर जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता है, भंडार किया जाता है, या जिसे हम गोदाम बोल सकते हैं, गोडाउन बोल सकते हैं, वहाँ पर हम अन्न को स्टोर करते हैं। या फिर साइलोज, साइलोज एक तरह का आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़ा सा एक राउंड शेप का टावर आप समझ लीजिए, तो उससे भी हम वहाँ पर भी हम स्टोर करते हैं, एक बड़ी सी ऊंची सी जगह जो कि सर्कुलर हो और हम वहाँ पर अपने बीज को स्टोर कर सकें। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन। हमें अपने ग्रेन्स को ऐसी जगह पर स्टोर करना है जो जगह ड्राई हो, जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, और वो जगह सूखी हो। वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा तो हमारे सीड्स जो हैं, फूड ग्रेन्स जो हैं, वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में दोबारा से ग्रो करने लगेंगे और हम उन्हें स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी जगह पर अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करना है जहाँ पर वो जगह ड्राई हो, सूखी सी जगह हो, वहाँ पर मॉइस्चर ना हो, और वहाँ पर दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन, जहाँ पर भी कोई रोडेंट ना रहे, ऐसे जानवर, ऐसे इंसेक्ट्स ना रहें, ऐसे जैसे कि मान लीजिए चूहे वगैरह वहाँ पर ना रहें, गिलहरी ना रहें, और कोई भी वहाँ पर फंगल इन्फेस्टेशन ना रहे, कोई भी फंगस का संक्रमण वहाँ पर ना रहे, कोई भी फंगस जो है वो या फंगल पार्टिकल्स जो है वहाँ पर उनका कंटामिनेशन ना हो, उनका संक्रमण ना हो, ये चीज़ें हैं। फिर लास्ट का पॉइंट है फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस इज़ कैरीड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फ्यूमिगेशन का मतलब हुआ कि फ्यूम्स का यूज करके हम किसी भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करें, यानी कि हम उसे माइक्रोब्स से फ्री करें। आपने देखा होगा कि जब भी मच्छर को मारने के लिए हम अक्सर धुआं करते हैं अपने आसपास, ताकि वो मच्छर जो है हमारे आसपास उस धुएं के कारण ना आ पाएँ। इसी तरह हम फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर हम धुआं कर देते हैं, एक तरह से फ्यूम्स का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर यदि कोई माइक्रोब्स हो तो वो माइक्रोब्स नष्ट हो जाए और हमारे फूड ग्रेन्स जो हैं वो माइक्रोब्स से बचे रहें, वो बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस से बचे रहें। ये 3 तरीके हो गए फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हमारा पॉइंट है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है, हमने पहले भी बताया था, द प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सके जो अभी बहुत फ्रेश हैं और उन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेनरीज बोलेंगे, यानी कि अन्न भंडार करने की जगह है, यानी कि अपनी स्टोरेज की जगह है, उन्हें हम ग्रेनरीज बोलेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट, यानी कि हम अपने फार्म एनिमल्स का मैनेजमेंट कैसे करें, किसके लिए, ताकि हम उससे मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम, या फिर एग जो है, अंडे जो हैं, इनको हम कैसे इनको हम ऑब्टेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें अपने फार्म को मैनेज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम अपने फार्म एनिमल्स का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं ताकि हम उससे मिल्क वगैरह और एग और मीट वगैरह ये सारी चीज़ें उनसे हम प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है कवर किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।